हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं। जैसे हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी चल रही हैं और मैंने आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना भी 4-5 वीडियोज़ में बता दिया है। साथ ही साथ और हमारी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं। तो सीडीपी में हम अभी तक टोटल 48 क्लासेस कर चुके हैं और आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 49। और इन सभी क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका जो कंटेंट वाला पोर्शन है, यानी कि जो थ्योरी है, वो भी यहाँ से कवर हो जाती है इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। ये सीडीपी की क्लास है और इससे अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारी क्लासेस का। आप चाहें तो वहां जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये जो हावर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ हर क्वेश्चन को, और बहुत बार ये आ चुका है ये क्वेश्चन। यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी थी हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, सिंपली सीटेट में ये क्वेश्चन भी कई बार बना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे हावर्ड गार्डनर ने दिया था। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के टोटल 8 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे? 8 प्रकार बताए थे, ध्यान रखेंगे। इन 8 प्रकार की बुद्धि में से 2 प्रकार की बुद्धि आपको यहाँ पर फिल करनी है इन ऑप्शन में से चूज करके। बस पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है, ठीक है, ये आपको करना है। अब हम समझते हैं इनको। सबसे पहले आपको दिया है भाषिक और अंतःवैयक्तिक, यानी कि यहाँ भाषिक यहाँ अंतःवैयक्तिक, या दिक् स्थान और अंतःवैयक्तिक, या अंतःवैयक्ति और दिक् स्थान, या फिर अंतर्वैयक्तिक और भाषिक बुद्धि। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन शास्त्री की, कि दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि अच्छी होगी, और जो मूर्तिकार हैं यानी कि आर्किटेक्ट हैं, उनके पास कौन सी प्रकार की बुद्धि अच्छी होगी। तो सबसे पहले दर्शन शास्त्री की बात करें, जिन्हें हम फिलोसोफर कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फिलोसोफर होते हैं ना, आपने भी बहुत सारे फिलोसोफर्स के नाम सुने होंगे, जैसे प्लेटो हैं, रूसो हैं, हमारे जो पश्चिम के दार्शनिक हैं, वो सभी दर्शन शास्त्री होते हैं। ठीक है, तो ये जो दर्शन शास्त्री हैं ना, इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छी होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ध्यान रखिएगा। और इसको हम हिंदी में अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। एक ही बात होती है, अगर अंतरावैयक्तिक आए तो भी वही है, अंतःवैयक्तिक इसी को बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो जो दर्शन शास्त्री होते हैं, इनके अंदर ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है। अब ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती क्या है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि जिसके पास अधिक होती है ना, वो व्यक्ति खुद को जान पाता है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, यानी कि मेरा क्या अस्तित्व है, इन सभी के बारे में जो जानने की कोशिश करता है और जानता भी है, यानी कि जो खुद को समझ पाता है, जानता है। जैसे हमारे दर्शन शास्त्री हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, संत महात्मा, ये सभी क्या होते हैं ना, इनके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है, जिसे हम अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमारे जो दर्शन शास्त्री होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, वो खुद को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। आपने सुना भी होगा, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जितने भी हमारे दार्शनिक आते हैं, उनका यही होता है मोटिव कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मैंने इस दुनिया में क्यों जन्म लिया है। यानी कि स्वयं को जानना। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, उसके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। ठीक है, अब दर्शन शास्त्री की जगह हो सकता है आपको लिख करके आ जाए कोई संत महात्मा, इस तरीके से, या कोई आध्यात्मिक गुरु, तो उन सभी के अंदर ये वाली बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप समझ गए, जो स्वयं को जान पाता है उसके अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि अच्छी होती है। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले वाले में यहाँ पर आ जाएगा कि दर्शन शास्त्री के पास अंतःवैयक्तिक प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद हम बात करें मूर्तिकार की,
तो देखिए फ्रेंड्स, जो मूर्तिकार होते हैं ना, वो एक एरिया को देखकर, स्थान को देखकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति बनेगी। आपने देखा होगा, जैसे आपको कोई स्टैचू बनाना है, कोई मूर्ति बनवानी है, तो आप बुलाते हैं मूर्तिकार को और उसको कहते हैं कि ये देख लो, इतना एरिया है, इस एरिया पे आपको मूर्ति बनानी है, तो देख लो, आप डिसाइड कर लो कहाँ पर क्या बनेगा। तो वो स्थान को देख करके अनुमान लगा लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं दिक् स्थान संबंधी बुद्धि। ठीक है, तो ये जो मूर्तिकार होते हैं उनके अंदर दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आपको बताना है ये अभिकथन है, ये कारण है इसका, और कौन से ऑप्शन सही हैं फिर आपको वो बताना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। क्या ये सही है या नहीं है, बताइए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर आप शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन पैदा करना चाहते हैं, समालोचनात्मक चिंतन मतलब जो भी चीज़ वो देख रहे हैं उसके बारे में सोच पाएँ कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उसको पूरा एनालाइज कर पाएँ। अगर इस तरीके की थिंकिंग, चिंतन बच्चे के अंदर आपको डेवलप करना है, तो शिक्षकों को क्या करना होगा, उन्हें अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोणों से अवगत कराना होगा। यानी कि उस तरह की चीज़ें बच्चों के सामने लानी होंगी जिनसे कि उनके अंदर ये समालोचनात्मक चिंतन डेवलप हो सके। ठीक है, तो हमारा अभिकथन तो बिल्कुल सही है। इसके पीछे का कारण दिया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये कह रहा है कारण कि जब आप विद्यार्थियों को इस तरह की चीज़ों के बीच में बिजी रखते हैं जहाँ पर अलग अलग मतभेद हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे बातचीत कर पा रहे हैं, यानी कि बच्चे खुद एक्टिव हैं, बच्चे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, अंतःक्रिया कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर उनमें समालोचनात्मक चिंतन भी पैदा होगा और साथ ही साथ क्या होगा, रचनात्मक रूप से वो सोच भी सकेंगे। रचनात्मक रूप से सोचना मतलब होता है क्रिएटिविटी, जैसे आपने सुना होगा ना, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो उसमें क्या होता है, बच्चा खुद से सोच पाता है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही होगी, मतलब उसके मन में इस तरह के क्वेश्चन डेवलप होने लगते हैं। इसी को वो बोलते हैं रचनात्मक रूप से सोचना। तो ये कारण इसका बिल्कुल सही है अभिकथन का। तो हम कहेंगे अभिकथन ए भी हमारा सही है और इसका कारण आर भी सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया है बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बस हमको हमारा आंसर मिल गया, बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपको अभिकथन तर्क वाला मिल गया। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ये जो हमारी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ना, जिसमें हम 50 क्लासेस ऑलमोस्ट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिएगा। सारी क्लासेस मैंने वहाँ पर एक साथ ऐड कर दी हैं। ठीक है, और काफ़ी सारा आप लोग क्लासेस को प्यार भी दे रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं देखने को, और साथ में 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि यस, मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा पा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप जानते हैं दोनों में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही सेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके जाएं। तर्क या कारण एक ही बात होती है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपको जम के करनी है। ऐसा नहीं है कि बस एक एक लाइन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि सीटेट में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अभिकथन है नेक्स्ट क्वेश्चन का, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब बताइए क्या ये अभिकथन यहाँ पर सही है? देखिए ये अभिकथन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत ही कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं और लड़के कार को। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए लड़का और लड़कियां दोनों इंसान हैं। ज़रूरी तो है नहीं कि लड़कियां सिर्फ गुड़िया को चुनेंगी खेलने के लिए और लड़के सिर्फ कारों को चुनेंगे। वैसे भी वो छोटी उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को जो पसंद आता है वो उसको चुनेंगे। हो सकता है लड़की को एरोप्लेन पसंद आ जाए, लड़के को गुड़िया पसंद आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें टॉयज़ चाहिए, जो टॉय अच्छा लगेगा उससे वो खेलना पसंद करेंगे। तो ये तो यहाँ पर सही नहीं है।
अब हम बढ़ते हैं कारण की तरफ। क्या इसका कारण सही है? अब अभिकथन ही गलत है तो कारण देख लेते हैं एक बार। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। जी नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो छोटे हैं, वो इतना थोड़ी जानते हैं कि मेरी ये संस्कृति है, सामने वाले की ये है, लड़की अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, लड़का अलग रिएक्ट करेगा। ये सब कुछ बचपन में नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए ये कारण इसका बिल्कुल गलत हो गया। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स ये अभिकथन भी गलत है और कारण भी गलत है। तो ये जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि ए अभिकथन भी गलत है और आर दोनों ही यहाँ पर एकदम गलत हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य पूछा है। ठीक है, पहला है यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैंने आपको कराया था ना असेसमेंट वाले चैप्टर में, क्योंकि हम कंटेंट भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, इसका मुख्य लक्ष्य आपसे पूछा है। पहला है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जी नहीं, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों की पहचान करना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, अधिगम के लिए सीखना, यहाँ पर सभी प्रकार के विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसको दूर करने के लिए उपाय सोचेंगे टीचर, है ना। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। देखिए ग्रेड देना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिगम के लिए आकलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ग्रेड नहीं देते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पर करना, नहीं, यहाँ पर मानक या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। यानी कि बच्चों को फीडबैक देना, ये जानने की कोशिश करना कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे के रीज़न ढूंढना, कमियां ढूंढना, और फिर उन कमियों में शिक्षक सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही होता है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिससे अधिगम में सुधार किया जा सके और आगे आने वाले फ्यूचर में बच्चा और अधिक अच्छा कर पाए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डिस्ग्राफिया, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ये जो आपके अधिगम विकार है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। एक ना एक अधिगम विकार आपसे हमेशा पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स जो टोटल 10 से 12 अधिगम विकार हैं, एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैंने एक ही वीडियो में इन सभी को कंपाइल करके एक साथ ही समझाया हुआ है, सारे अधिगम विकार को। आप चाहें तो मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैटर हमारे पास यूट्यूब में बहुत जगह अवेलेबल होता है। बस बात ये होती है कि हमें जहाँ से समझ में आ रहा है हमें वहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी सेम यही चीज़ करी थी, क्योंकि मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, और ऐसा नहीं है कि रिसोर्स बस बुक्स ही होते हैं, हम यूट्यूब चैनल की भी हेल्प लेते हैं, और आपको जहाँ से समझ में आता है ना आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस मोटिव ये होना चाहिए कि सीटेट हमारा क्वालिफाई हो जाए अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, साथ में चीज़ें रटनी नहीं है, समझते हुए चलनी है, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कभी ऐसा टाइम आए कि आप किसी और को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसको पढ़ा सकें, आप एक्सप्लेन कर सकें। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ा हुआ आपका स्थायी भी रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जो अधिगम विकार हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऐसे ही आपका डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, डिस ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर लेक्सिया करके आ जाएगा। डिसलेक्सिया मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही हमारा एक होता है ऑटिज्म, जब बच्चा सोशल नहीं हो पाता, अकेले रहना पसंद करता है, समाज में नहीं जाता, जिसे हम स्वलीनता कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सब मैंने आपको करवाए हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। अवधान न्यूनता विकार, इस तरीके से हिंदी में कुछ कहते हैं इसको। यहाँ पर मतलब बच्चा अटेंटिव होकर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता है। किसी भी चीज़ पर अगर आप कहेंगे ना कि ध्यान केंद्रित करके बैठ जाओ, तो बच्चा ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो उसे ADHD होता है। इस तरीके से आपका डिसमॉर्फिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है। जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो हम कहते हैं बच्चे को डिसकैलकुलिया है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा।
और जितने हो सकते थे अभी मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो चलिए डिस्ग्राफिया को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है एक भाषण विकार है, यानी कि बोलने संबंधी विकार है। जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया बोलने संबंधी विकार ये नहीं होता है। जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है, नहीं। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। अब देखिए स्थूल पेशीय बाधिता है कहने का मतलब है, मैंने आपको समझाया था कल की वीडियो में, एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। अब ये जो स्थूल पेशीय होता है इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स यूज़ होती हैं, जैसे हमारी आर्म्स की मसल है, हमारे लेग्स की मसल है। जब हम रनिंग करते हैं या कोई बॉलर क्रिकेट का बॉलर है वो बॉल करा रहा है, तो बॉल कराते हुए जब वो दौड़ करके आता है उसके लेग्स की मसल यूज़ होती हैं, आर्म्स की मसल से यूज़ होती हैं। वहाँ पर क्या होता है, बॉडी की बड़ी मसल यूज़ हो रही हैं। इसे हम कहते हैं स्थूल पेशीय कौशल। ठीक है, जिसे हम ठोस भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है सूक्ष्म पेशीय कौशल, जहाँ पर हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल्स यूज़ होती हैं। लाइक जैसे फिंगर से हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे हम ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, काजल लगाना, सिलाई कढ़ाई करना, बुनाई करना, इन सभी में सूक्ष्म पेशीय कौशल यूज़ होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की छोटी छोटी मसल, फिंगर की छोटी छोटी मसल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में कह रहा है ये जो डिस्ग्राफिया है गतियुक्त विकार है जिसमें बच्चा क्या है, स्थूल पेशीय बाधिता, यानी कि अपनी बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज़ नहीं कर पाता है, ये कह रहा है। क्या इसमें ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए थर्ड ऑप्शन है, यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल, अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, मैंने आपको बोला ना कि बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखा है कि किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बस उसी के सिमिलर आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया कि बच्चे को अक्षर और आकार को बनाने में दिक्कत हो रही है। बनाएगा किससे? हाथों से। तो यानी कि उसको हाथों से एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो रही है, इन चीज़ों को बनाने में, लिखने में। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया हमारा यही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? अब बताइए, स्वलीनता वाले। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, चलिए समझ लेते हैं फिर भी। पहला ऑप्शन है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार और संवाद कौशलों का उच्च स्तर। अभी मैंने आपको बताया था ना स्वलीनता, ऑटिज्म जिसको हम कह रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था ये एक अधिगम विकार है ऑटिज्म, इसको हम हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया बच्चा ज़्यादा सामाजिक नहीं हो पाता, यानी कि वो समाज में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है और एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है वो। ठीक है, जैसे एक ही चीज़ है उसको बार बार करेगा, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, स्वलीनता, यानी कि ऑटिज्म। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। बच्चा जब समाज में नहीं जाना पसंद करता, यानी कि संप्रेषण कौशल उसमें विकसित नहीं होता है। ठीक है, संप्रेषण कौशल क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, तो वो उसे पसंद नहीं होता है। ठीक, वो अकेले रहना पसंद करता है और बार बार एक ही क्रिया को बार बार दोहराने की वो कोशिश करता रहता है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, हिंदी में हो गया स्वलीनता। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है बच्चा, बार बार चीज़ों को दोहराता है और समाज में जाना उसको ज़्यादा पसंद नहीं होता है, मतलब कि सामाजिक कौशल उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? पहला है विभेदित निर्देशन, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है त्वरण यानी कि गतिवर्धन और चौथा है विसर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा त्वरण यानी कि गतिवर्धन। ठीक है, देखिए प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम कह रहा है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। देखिए जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं ना, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पाठ्यचर्या के माध्यम से ही बच्चा आगे बढ़ता है और ये त्वरण है यानी कि गतिवर्धन है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि बच्चा गहन सामग्री को सीखता है, और इसमें ये जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा अलग से कुछ काम दिया जाता है, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हट के, क्योंकि अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर काम करते हैं ना तो वो बोर होने लगते हैं जल्दी, क्योंकि उनका जो IQ लेवल होता है वो नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक, अब कितना होता है आप कहेंगे, तो हम कभी कभी मानते हैं 120 प्लस होता है, और कभी ये भी मानते हैं कि 140 प्लस तक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? कौन सी नहीं देती है पूछा है। ठीक है, पहला है संगठन, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है वैचारिकता, और चौथा है गैर प्रासंगिकरण। इसका आंसर तो आप लोग भी इजीली कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है। तो कौन नहीं देता है? संगठन तो देता है ना, वर्गीकरण भी देता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं संगठित करके सीखेंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके क्लासीफाई करके सीख सकते हैं, वैचारिकता से सीखते हैं। लेकिन ये जो गैर प्रासंगिकरण है, यानी कि इसको हम गैर प्रासंगिकरण है, इसको हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो अधिगम के दौरान ये जो है कोई भी ऐसा योगदान नहीं देता है, क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि नहीं होती है काम को सीखने की, और जब सीखने की रुचि ही नहीं है तो वो अधिगम के दौरान योगदान कैसे देगा? सिंपल सी चीज़ है। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक लक्ष्य, पहला है तथ्यों को रटना, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारा लास्ट लक्ष्य भी नहीं होता है। अधिगम का तथ्यों से रटने को लेकर कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एक बार आप टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिए फ्रेंड्स। टैग वर्ड्स की वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिलीव मी, एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ करी है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों की प्रिपरेशन भी कराती हूँ और आप लोगों को गाइड भी करती हूँ। सो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स कराए हैं, CDP, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, EVS, संस्कृत, साइंस, SST, जितने भी सब्जेक्ट हैं पेपर 1 पेपर 2 में, और सभी की आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, अगर आप उन टैग वर्ड्स को समझ गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में उनको अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है ना, वहाँ पर आप ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट करना सीख जाएंगे कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, हाँ ये होगा, इस तरीके से। तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और वो जो वीडियोज़ है ना, आपको लगेगा वो जनवरी की हैं, क्योंकि वो मैंने पहले बनाई थी, इससे पहले वाला जो सीटेट हुआ था उसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स आपके चेंज नहीं होंगे, टैग वर्ड्स एज इट इज़ वही रहेंगे तब तक जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता। और आप जानते हैं सिलेबस आपका पिछले 2011 से लेकर अभी तक वही है। ठीक है, और अभी 2025 से सुनने में आ रहा है सिलेबस चेंज होगा, लेकिन अभी वही सिलेबस है। सो टैग वर्ड्स भी आपके वही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं नए तरीके से करवा दूं तो मैं करवा तो दूंगी, लेकिन टैग वर्ड्स आपके एज इट इज़ वही होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। इसलिए आप वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो देखो, अधिगम का लक्ष्य कभी भी तथ्यों को रटना नहीं होता है, और ना ही तथ्यों को याद करना होता है। यंत्रवत याद करना मतलब मशीनों की तरह याद कर रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम कहेंगे अधिगम का लक्ष्य तो होता क्या है फिर बताइए? अधिगम का लक्ष्य होता है हमारा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। अब देखिए, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी हमारा लक्ष्य नहीं होता है। क्या हम इसलिए पढ़ाई करते हैं कि हमारे जो क्लासमेट्स हैं हम उनसे आगे निकल जाएं? इस चीज़ के लिए थोड़ी हम पढ़ाई करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो और आगे आने वाले फ्यूचर में वो ज्ञान हमें काम आए, यानी कि यूज़फुल हो। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे साथ के जो हैं, उनसे आगे हम निकल जाएं। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में काम आ सकें, हम सीख सकें। जैसे एक बच्चा स्कूल में आके मैथ्स वगैरह सीख रहा है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख रहा है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें, और कभी वो उसको घर पे पेरेंट्स ने मार्केट भेज दिया वेजिटेबल ख़रीदने, तो एटलीस्ट उसको इतना तो पता होगा कि मैंने इतने रुपए शॉपकीपर को दिए हैं तो शॉपकीपर मुझे इतना रिटर्न करेगा, है ना। कहने का मतलब है जो हम अधिगम ग्रहण करते हैं ना, जो चीज़ें हम सीखते हैं स्कूल में, उसका मेन एम, उसका लक्ष्य होता है कि उन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, वो हमारे काम आ पाएँ, और साथ ही साथ हम समालोचनात्मक चिंतन कर पाएँ। हम ये सोच पाएँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम ये सोच पाएँ कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा। ये चीज़ें अधिगम का हमेशा क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, यानी कि हर किसी के प्लस और माइनस
यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को समझ पाना, और कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढना, इन सभी के बारे में जब हम सोच पाते हैं, इसको हम कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन करना। तो अधिगम का लक्ष्य हमारा यही होता है। ठीक है, अब से आपको ध्यान रहेगा, जब भी आपको ऑप्शन में दिखता है ना कि रटा जा रहा है, याद किया जा रहा है, या बच्चों को दंड दिया जा रहा है, या फिर अपने समकक्षों के साथ कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा की जा रही है, तो ये ऑप्शन हमेशा हमारे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ऐसे ऑप्शन कभी सही नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने आपको टैग वर्ड वाली सीरीज़ में समझाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ठीक है, कैसी होनी चाहिए? पहला है, उसको महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए, विविधता होती है, आप जानते ही हैं, स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, हर किसी की मदर टंग अलग होती है, हर किसी की संस्कृति अलग होती है, हर कोई बच्चा अलग अलग समाज से आता है, हर किसी के फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है, कोई आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो कोई वीक भी हो सकता है। तो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी तो पाई जाती है स्कूल के अंदर, है ना। तो उस डाइवर्सिटी को हमेशा महत्व देना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और उस डाइवर्सिटी, उस विविधता को साइड में रखते हुए सभी बच्चों को एक समान रूप से देख करके पढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। यही होता है हमारा समावेशी शिक्षा, जहाँ पर हम किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी बच्चों को एक साथ स्कूल में एक समान शिक्षा देते हैं, चाहे स्कूल के बाहर की दुनिया में वो कैसे भी हों। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। तो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए, उसकी उपेक्षा करनी है, मतलब उसको नेगेटिव समझना है और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए। नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि उसको इम्पोर्टेंस देनी है, महत्व देना है, और उसको एक्सेप्ट करना है। किसको? विविधता को। ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो मैंने आपको समझाया। थर्ड है, इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है। डी है, इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध। जी नहीं, ये बाधा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और सभी बच्चों को एक साथ मिला करके पढ़ाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है अलग होता है, हर किसी की एबिलिटी अलग होती है, तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है। ठीक है, विविधता को ध्यान में भी रखना है और उनको उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है। कहने का मतलब है, जैसे आप चाहते हैं आज आप बच्चों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएं, लेकिन उस दिन बच्चों का मन नहीं है कि वो चैप्टर 4 पढ़ें, बच्चों का मन है वो चैप्टर नंबर 5 को पढ़ें, या वो चैप्टर नंबर 3 को एक बार रिवाइज कर लें। तो बच्चों की रुचि जिस चीज़ में है, आप पहले उसको कराएंगे। कहने का मतलब ये है। तो बच्चों की रुचि को, उनकी नीड को, उनके मेंटल लेवल को, उनके एज को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें शिक्षा देंगे, और शिक्षा देते हुए कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को एक समान रूप से शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये हमको मिल रहा है ऑप्शन 1 में कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में उसको देखा जाना चाहिए, डेफिनेटली। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं। अगर कभी बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो वाली स्किल आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए पहला है, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित। जी नहीं, हतोत्साहित नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करना है। स्वतंत्र चिंतन मतलब होता है जहाँ पर बच्चा खुले मन से, खुले दिमाग से, बिना किसी के रोक टोक के सोच सके, चिंतन कर सके। वो तो आप बच्चों को करने देंगे ना, तभी तो वो समस्या समाधान कर पाएंगे। अब आप उस चीज़ के लिए उसको हतोत्साहित कर दे रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं कि आप स्वतंत्र चिंतन नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो समस्या समाधान सीख ही नहीं पाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। जी नहीं, समस्या चाहे कठिन हो या सरल हो, उससे बच्चों को लड़ना है। ये वाली स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, ना कि कठिन समस्याएं आने पर बचने के लिए कहना है। ठीक है, उस समस्या का समाधान करने के लिए कहना है, ना कि बचने के लिए। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। जी नहीं, आप डायरेक्टली बच्चों को अगर समाधान दे देंगे, फिर तो बच्चे कभी समाधान करने का सोच भी नहीं पाएंगे। बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, प्रॉब्लम सामने आ रही है, टीचर हमें सोल्यूशन दे तो रहे हैं, तो हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए एज अ टीचर आपको डायरेक्टली समाधान नहीं देना है, बल्कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने हैं। किन्हें? बच्चों को।
बुद्धि मंथन कहने का मतलब है उन्हें सोचने के अवसर देने हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। A.F. ऑसबॉर्न ने जिसको दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धि मंथन, बच्चों को ऐसे अवसर देने हैं कि वो खुद से अपने दिमाग से सोच पाएं कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बच्चे अनुमान लगा पाएं। ये चीज़ें आपने उनके साथ करनी है, तब जाकर बच्चों के अंदर समस्या समाधान कौशल विकसित होगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, बताइए। अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपीरियंस वाली जो लर्निंग है वो किस चीज़ पर बल देती है। पहला है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, जी नहीं, शिक्षक का कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं कहता है अनुभवात्मक शिक्षण। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, नहीं। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, जी हाँ। डी है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, नहीं। अधिगम एक उत्पाद नहीं होता है, बल्कि अधिगम क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। अब आप कहेंगे ये उत्पाद क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ होती है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से जब प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद एक रिएक्टेंट बनता है, जिसको हम एक रिएक्टेंट होता है सबसे पहले, ठीक है। रिएक्टेंट में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस के बाद हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं उत्पाद। तो जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ना, वो ये प्रोडक्ट यानी कि ये उत्पाद नहीं होती है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। सीखना, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग। तो लर्निंग कोई हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद नहीं होता है, बल्कि ये प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया के बाद लास्ट में जाकर हमें कभी कोई प्रोडक्ट मिलेगा इन फ्यूचर, ये हम सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी या फिर जो भी आपके ड्रीम्स होंगे वो फुलफिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ, हमें इसका एक प्रोडक्ट अब मिल चुका है, जो प्रोसेस हमने इतने साल तक ये मेहनत करी थी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये कह रहा है अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना है, बिल्कुल भी नहीं। और शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, नहीं। जबकि ये जो अनुभवात्मक अधिगम होता है ना, ये आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को समझ पाना, अनुभव के बेसिस पर, यानी कि आप एक्सपीरियंस कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये नहीं है, इस तरीके से सोचना, यही होता है आपका अनुभवात्मक अधिगम। सो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये अभिकथन और तर्क से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। क्या कहते हो, ये सही है या नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए शिक्षकों को एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, यानी कि सीख पा रहे हैं। और एक्टिवली सीखना मतलब सक्रिय रूप से सीखना, जब बच्चों का सीखने में मन होता है, पूरा दिल और दिमाग से वो सीखने के लिए रेडी रहते हैं, उसको हम कहते हैं सक्रिय रूप से बच्चे सीख रहे हैं। ये तो सही है। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी यहाँ पर सही है, क्योंकि बच्चे जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो वो आंतरिक रूप से चाहते हैं, यानी कि वो अंदर से ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ सीखूं। उनकी रुचि होती है उसको सीखने में, उनका इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो सीखने में सक्षम हो पाते हैं। देखिए अगर बच्चे का मन नहीं होगा सीखने में, उसकी रुचि नहीं होगी अंदर से, तो क्या होगा, वो ज़बरदस्ती बैठे रहेगा और वो सीख नहीं पाएगा उस चीज़ को। और अगर सीख भी लेगा तो दूसरे दिन उस चीज़ को भूल जाएगा, फिर वो आपका सार्थक सिद्ध नहीं होता है सीखना। लेकिन अगर बच्चा आंतरिक रूप से सीख रहा है तो वो जो सीखना है वो सक्षम होगा, यानी कि सार्थक सिद्ध होगा और बच्चे उसको इजीली सीख पाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ फोकस कर रहे होंगे, ये हैं तो दोनों सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये अपने आप में एक अलग पॉजिटिव सेंटेंस है और ये भी अपने आप में एक अलग पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब कोई नहीं कर रहा है, बस ये अपने आप में इंडिविजुअली एकदम सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ए और आर हैं तो दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें
विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है कह रहे हैं जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पहला है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। दूसरा है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तीसरा है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। अब देखिए, विद्यार्थी अपनी सोच पर कैसे विचार करें, इस तरीके का क्वेश्चन आपको कौन सा लग रहा है कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। क्या ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर तो वो संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध है वो बता देंगे सीधे सीधे, यहाँ पर वो क्रिया की परिभाषा दे देंगे सीधे ही, और यहाँ पर क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे वो सीधे सीधे रूल बता देंगे। लेकिन जो डी ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कैसे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना आपका निबंधात्मक क्वेश्चन है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यानी कि आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे चेंज हुई है ये बताना है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, और इसी क्वेश्चन पर हम कह पाएंगे कि वो अपनी सोच के बारे में सोच पा रहे हैं। ठीक है, सो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी कि बच्चे सबसे अच्छे तरीके से कब सीखते हैं बताइए। जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है कोई अवधारणा, या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ, या जटिल से सरल की तरफ, या फिर तर्क संगत से अनुभवजन्य की तरफ। अगर ये सेंटेंस होता कि सरल से जटिल की तरफ तो ये सही हो जाता, क्योंकि सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सरल चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जटिल चीज़ें वो सीखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह दिया इन्होंने जटिल से सरल की ओर, तो ये हमारा बाहर हो गया। अब ये कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त और मूर्त क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, मूर्त चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमारे सामने में होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन अमूर्त चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं, वो चीज़ें सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती हैं, हमारी इमेजिनेशन, हम उसको इमेजिन करते हैं, बस हमारी इमेजिनेशन में होती हैं वो चीज़ें, वो अमूर्त चीज़ें होती हैं। तो बच्चे कभी भी अमूर्त से मूर्त नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया, क्योंकि सबसे पहले बच्चे वो चीज़ें सीखना पसंद कर देंगे ना कि जो चीज़ें उनके सामने होंगी, जो मूर्त रूप में उनके सामने होंगी। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया, अमूर्त से मूर्त, तो ये ऑप्शन भी बाहर। तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर, जी नहीं, बल्कि अनुभवजन्य से तर्क की ओर होता है। अब आप जब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, किसी चीज़ का अनुभव करेंगे, तभी तो उसके बारे में तर्क लगा पाएंगे कि मैंने ये चीज़ें अनुभव करी हैं, अच्छा इसके पीछे का ये लॉजिक हो सकता है ना। अब पहले ही कह रहा है ये तर्क करेंगे फिर अनुभव होगा, ऐसा नहीं होगा, ये भी यहाँ पर उल्टा कर दिया। लेकिन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कोई भी अवधारणा अगर बच्चे को आप प्रभावी ढंग से सिखाना चाहते हैं तो आप जो भी चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं, जो भी अवधारणा या कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले जनरल चीज़ें सिखाइए और उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें आप सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखिए, विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का कौन सा उदाहरण है ये पूछा है। ठीक है, पहला है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं करी है। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चा अपने फेल होने का जो पूरा ब्लेम है वो दूसरों के ऊपर डाल रहा है, या तो टीचर के ऊपर डाल दे रहा है या फिर अपने दोस्त के ऊपर डाल दे रहा है। 3 ऑप्शन में ये हो रहा है। कहाँ पर, ये देखिए, सबसे पहले इसमें हो रहा है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक ने जो है कठोर तरीके से आकलन करा, शिक्षक के ऊपर ब्लेम डाल दिया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा सही। थर्ड ऑप्शन में भी देखिए, शिक्षक कह रहा है शिक्षक ने पक्षपात किया इसलिए मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी कह रहा है कि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मैं फेल हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाएगा। तो विफलता के लिए जो आंतरिक आरोपण है, जो अपने अंदर से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो सिर्फ यहाँ पर आ रही हैं, और ये सही रीज़न है कि मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं करी थी। यानी कि फ़ेल होने का जो क्रेडिट है वो दूसरों को नहीं दे रहा है, बल्कि खुद से समझ पा रहा है कि हाँ मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी जस्ट मुझे ये चीज़ ध्यान आया, आई थिंक मैंने आपको इसका आंसर गलत बता दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है ना, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी में संलग्न होंगे, ये सही है। और ये भी सही है कि जब बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो वो सीखने में सक्षम होंगे। तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह ना सीखने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा सक्रिय हो रहा है और सक्रिय तभी होगा जब वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होगा, अभिप्रेरित होगा। इसलिए हम कहेंगे ये दोनों ऑप्शन हैं भी सही और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। अभी तक आई थिंक हमने सी ऑप्शन पे टिक किया था कि दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन राइट आंसर इसका ये होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।